प्रणाम। आज हम दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न पर चलते हैं। इकाई क्रमांक 2 में पहला प्रश्न, मांग का अर्थ बताइए एवं इसे प्रभावित करने वाले 5 घटकों को बताइए। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो इसमें पहले हम डेफिनेशन जरूर, क्योंकि मांग का अर्थ पूछ रहा तो मांग का आशय देना अनिवार्य रहेगा। सामान्य मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, लालसा अथवा आवश्यकता से लगाया जाता है। सामान्यतः मांग का अर्थ वस्तु की इच्छा, कोई वस्तु की इच्छा जागृत हुई, लालसा अथवा आवश्यकता पड़ गई एकदम से, उससे लगाया जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य इससे भिन्न है। सर्वप्रथम किसी वस्तु के लिए व्यक्ति प्रभावपूर्ण इच्छा व्यक्त करता है। सबसे पहले प्रभावपूर्ण इच्छा व्यक्त होती है। इसी प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी? पहली, इच्छा का होना, इच्छा होना चाहिए। आवश्यकता तो जन्म ली, परंतु हमारी इच्छा है या नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए। दूसरा, उसकी पूर्ति के लिए साधन होना। आवश्यकता तो बहुत बड़ी बड़ी सपने माने जो है बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, परंतु पूर्ति करने के लिए साधन भी होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति में साधन को त्याग करने की तत्परता होनी चाहिए। साधन को त्याग करने की तत्परता भी होनी चाहिए। जब आवश्यकता के साथ साथ वस्तु की कीमत और समय को जोड़ दिया जाता है, आवश्यकता के साथ साथ वस्तु की कीमत और समय की कितने जल्दी हम कितनी कम से कम कीमत दे करके उस वस्तु को प्राप्त करें, तभी वही मांग बन जाती है। हमारे पास समय भी है, हमारे पास धन भी है, व्यय करने की शक्ति भी है और साधन भी उपलब्ध है, तो वह मांग बन जाती है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला आता है वस्तु की उपयोगिता। वस्तु जो मांग बनी है वह कितनी उपयोगी है। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता पूर्ति की क्षमता। आवश्यकता पूर्ति करने की क्षमता हम में है या नहीं। एक दी गई समय अवधि में वस्तु की मांग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की वस्तु में कितनी क्षमता है। अधिक उपयोगिता वाली वस्तु की मांग अधिक होगी तथा इसके विपरीत कम उपयोगिता वाली वस्तु की मांग कम होगी। दूसरा, आय स्तर। आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी अधिक होगी तथा इसके विपरीत आय का कम स्तर मांग को कम कर देता है। आय कम है तो मांग भी कम होगी और आय अधिक होगी तो मांग भी अधिक होगी। धन का वितरण तीसरा मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है। तीसरा, धन का वितरण। समाज में धन के वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। समाज में धन और आय का वितरण यदि असमान है तो धनी वर्ग द्वारा विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। जैसे जैसे समाज में धन का वितरण समान होता जाएगा, वैसे वैसे समाज में आवश्यक वस्तुओं एवं आरामदायक वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। चौथा, प्रभावित करने वाला तत्व है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। जैसे
कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग तथा अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग होती है। पांचवा, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थापन वस्तुएं और नंबर 2 पूरक वस्तुएं। तो स्थापन वस्तुएं कौन सी होगी? ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चीनी के बदले गुड़, नहीं मिली चीनी तो गुड़ से काम चला लो, चाय के बदले काफ़ी, नहीं है चाय पत्ती तो काफ़ी से काम चला लो। दोनों एक दूसरे की स्थापन वस्तु है। यह मांग को प्रभावित कर सकती है। पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं से तात्पर्य ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोगी एक साथ किया जाता है, जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल, दोनों एक दूसरे की पूरक। कार है तो पेट्रोल का भी होना अनिवार्य है, पेट्रोल ही नहीं है तो कार का क्या उपयोग, उसकी मांग कम हो जाएगी। और कार है पेट्रोल नहीं है तो कार का क्या उपयोग रहेगा, पेट्रोल से ही कार चलेगी। स्याही और कलम, डबल रोटी और मक्खन आदि। डबल रोटी है और मक्खन नहीं है, कोई मतलब नहीं। स्थापन वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग के विपरीत दिशा में प्रभावित करेगा, तथा पूरक वस्तुओं में एक वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग समान दिशा में बदलेगी। छठवां है रुचि और फैशन आदि। वस्तु की मांग पर उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, प्रचलित फैशन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु विशेष का समाज में फैशन होने पर निश्चित रूप से उसकी मांग में वृद्धि होगी। अगर फैशन बदल गई तो वस्तु कितनी कम कीमत पर क्यों न मिले, उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। भविष्य में कीमत परिवर्तन। अगला लास्ट आता है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। सरकारी नियंत्रण, दैवी विपत्ति की आशंका, युद्ध संभावना आदि अनेक अप्रत्याशित एवं प्रत्याशित घटकों का भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न दूसरा, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो मांग नियम कहता है, मांग नियम किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। यह नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। वस्तु कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, तथा इसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की मात्रा कीमत में कमी के साथ बढ़ती जाती है और कीमत में वृद्धि के साथ घटती जाती है। कीमत जैसे जैसे कम होगी मांग बढ़ेगी और कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो गई। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध को ही मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम को यदि मांग रेखा द्वारा व्यक्त किया जाए तो मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होगी। उदाहरण द्वारा मांग के नियम का स्पष्ट कारण देखिए। गेहूं की कीमत प्रति किलो पहला दिया हुआ है और वस्तु की मांग 4 रुपये जब कीमत उसकी है तो 2 किलो मांग है।
₹3 कीमत गिरी तो वस्तु की मांग भी माने कि वस्तु ₹3 जब प्राइस है, गेहूँ की कीमत प्रति किलो ₹3 है तो 3 किलो, और ₹2 है तो 5 किलो। जैसी जैसी कीमत कम होते गई वैसे वैसे मांग बढ़ती गई। यानी कीमत और वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक। गुणात्मक कथन है, इसका अर्थ है मांग का नियम केवल मांग में परिवर्तन की दशा को बताता है। मांग का नियम मांग में परिवर्तन की दशा को बताता है, अर्थात वह केवल यह बताता है कि मांग कम होगी या अधिक। वह यह नहीं बताता है कि मांग कितनी मात्रा में कम होगी या कितनी मात्रा में अधिक होगी। अतः यह स्पष्ट है कि मांग का नियम यह व्यक्त करता है कि मांग कीमत की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मांग में परिवर्तन आनुपातिक हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि वस्तु का मूल्य दोगुना हो जाने पर उसकी मांग आधी रह जाएगी, अथवा वस्तु का मूल्य आधा रह जाने पर उसकी मांग दोगुनी हो जाए। अतः यह नियम केवल एक प्रवृत्ति का घोतक है, प्रवृत्ति बताती है। उदाहरण द्वारा मांग के नियम का स्पष्टीकरण। निम्न तालिका से यह हम विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांगी गई मात्रा को स्पष्ट कर सकते हैं। उपरोक्त तालिका, ऊपर जो तालिका हमने देखी, से स्पष्ट है कि जैसे जैसे बाजार में गेहूं की कीमत में कमी होती जाती है वैसे वैसे गेहूं की मांग में वृद्धि होती जाती है। उदाहरण, जब गेहूं की कीमत प्रति किलो ₹4 है तो गेहूं की मांग 2 किलो है, परंतु जैसे ही गेहूं की कीमत घट कर ₹2 हो जाती है तो उसकी मांग बढ़कर 5 किलो हो जाती है। दी गई तालिका मांग के नियम का स्पष्टीकरण करती है। रेखा चित्र में हम देख रहे हैं OX O और X पर क्वांटिटी डिमांड यानी मांग दिखाई गई है। O बिंदु और X इस पर मांग दिखाई गई है, और OY पर प्राइस दिखाई गई है, कीमत दिखाई गई है, प्राइस और डिमांड। यहाँ पर हम देखेंगे क्वांटिटी 1 2 3 4 5। वस्तु की कीमत भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5। जब वस्तु की कीमत ₹4 है उस समय पर वस्तु की मांग 2 है। जैसे ही वस्तु की कीमत घटी ₹3 हुई, उस समय वस्तु की मांग बढ़ गई। जैसे ही और कीमत घटी, वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से यह DD वक्र मांग वक्र दर्शाता है। A मात्रा, B मात्रा और C मात्रा। रेखा चित्र में OX अक्ष पर गेहूं की मांगी गई मात्रा तथा OY अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। DD गेहूं की मांग रेखा। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे गेहूं की कीमत
में कमी होती जाती है, वैसे वैसे गेहूं की मांग में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार यह मांग डी मूल्य और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। धन्यवाद, प्रणाम।